अच्छा भाइयों, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि फिटनेस का इंटरव्यू कैसे लेना है। तो जरा सोचें और मुझे बताएं कि कैसे फिटनेस का इंटरव्यू लोगे आप। सर उसको जैसे आपने बताया कंफर्टेबल फील करवाएंगे, उससे तमीज से बात करेंगे, कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, उससे कुछ पीने शीने के लिए पूछेंगे। जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज अपनी इन्वेस्टिगेशन की तरफ आएंगे, यानी कि सॉरी अपने इंटरव्यू की तरफ आएंगे, उससे पूछताछ स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये एक अच्छा जनरल आंसर है कि आपने सबसे पहले तो उसको एक क्वाइट रूम में बिठाना है, एक ऐसे ऐसे माहौल में बिठाना है जहाँ पे नॉइज ना हो, सुकून वाला माहौल हो, लाइट शाइट लगी हो, एसी शेसी लगा हो। ठीक है, अगर आराम सुकून से वो बंदा बैठे कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, फिर आप उससे रैपिड बिल्ड करोगे। रैपिड कहते हैं कि उससे अच्छी सलाम दुआ, आप उससे हाल चाल पूछते हो, इधर उधर की कहानी पूछते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पे नहीं आते हैं, ताकि वो जरा कंफर्ट लेवल पे आ जाए आपके साथ। ठीक है, आपके पास बस वो कंफर्ट लेवल पे आ जाता है, फिर आप उसको ये बात समझाते हो कि भाईजान, अक्सर लोग समझते हैं कि यार शायद मेरे पे ही ना ये इल्ज़ाम आ जाए, या मुझे पता नहीं कोई सजा देने लगे हैं इसलिए मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद ब्लेम करना नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि जो भी असल हकाइक थे वो सामने आए, ताकि दोबारा इस हादसे को रोका जा सके। ठीक है, तो हम उसको समझाएं कि यार हमारा मकसद ब्लेम कल्चर नहीं है, हमें ब्लेम करना मकसद नहीं, हमारा मकसद है इसकी असल महरक़ात पता लगे, ताकि हादसा दोबारा कभी पेश ना आए। ठीक है, पाकिस्तान में यार नॉर्मली वही है ना, वही चक्कर चलता है कि वो पंजाबी की कहावत है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। ठीक है, तो जो बंदा जाके बात करता है उसको लगता है कि यार मेरे भी ना एग्जाम लगे। फिर आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने जिसका आंसर वो यस या नो में देगा, यानी क्या आपने ये देखा था, आपने ऐसा तो नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आपने करने। आपने उनसे ओपन क्वेश्चन करने। आपने पूछ इस तरह के, इसमें 5W1H का रूल अप्लाई होगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, whom, हाउ, कि कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया, कौन कौन किसको आपने देखा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप उससे ओपन क्वेश्चन करके पूछोगे, यानी ज्यादा उसको बात करने दोगे, खुद उसके जो है ना मुंह में लफ्ज नहीं डालोगे, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन फैक्चुअल चाहिए, कहानी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आपने अपनी पहले से क्लोज माइंड करके नहीं रख लेना कि यार यही वजह होगी, मुझे पता यही वजह होनी है। ठीक है, आपने हर तरह से ओपन रखना अपना माइंड के, उसको बात करने का मौका देना है। ठीक है, उससे पूछने क्वेश्चन भी पूछने हैं, और ओपन माइंड रख के क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक, फिर जो जो वो बातें बता रहा है, जो जो भी उसकी पढ़ी है, उसको नोट डाउन करते जाना है, रिटर्न रिकॉर्ड में लेके आते जाना है, ताकि कल को वो एज अ रेफरेंस यूज हो सके। फिर आपने जब सारी चीजें जो विटनेस ने बताई थी वो लिखनी है, आप विटनेस से एक वो करते हो, क्या कहते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर ये देखें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं सारी मैंने वही बातें लिखी हैं, मैं देख लें कोई मैंने ऐसी बात तो नहीं लिखी जो कि हादसे के दौरान ना पेश आई। ठीक है, ताकि मैं उसको काट दूँ। तो इस तरह वो कहता है नहीं, ये जो बातें लिखी हैं बिल्कुल इसी तरह था। फिर आप उससे साइन करवा लेते हो, ताकि उसकी एक मोहर हो जाए कि वाकई उसने ये स्टेटमेंट दी थी और ये स्टेटमेंट वैलिड है। और इन दी एंड आप उसका शुक्रिया अदा करोगे, थैंक यू वेरी मच कहोगे कि आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका टाइम बहुत कीमती था। और लेकिन अब हमें हादसे की जो असल वजूहात है वो पता लग सके। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरव्यूइंग टेक्निक्स हैं। एक दफ़ा ये देख लीजिए पॉइंट जो मैंने अभी आपने डिस्कस किया, कोई पॉइंट रह ना गया हो। रैपिड का मैंने बता दिया था, एस्टैब्लिशिंग का रैपिड का मतलब है कि आप उससे कंफर्ट लेवल पे लेके आते हो, कंफर्ट लेवल बिल्ड करते हो। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये तो हमने देखी फिटनेस इंटरव्यू टेक्निक्स होती है, यहाँ पे हमने एक और चीज भी देखी थी, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो मुझे जरा बताएं तो सही, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हम चेक कर सकते हैं, आपके जहन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आती है जो हम एक्सीडेंट के केस में चेक कर सकते हैं। जनरली एक कंपनी की कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जो उसको फॉलो करनी चाहिए, ऑब्वियसली वही डॉक्यूमेंटेशन हम भी चेक करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा। सर रिस्क असेसमेंट चेक कर सकते हैं, परमिट टू वर्क चेक कर सकते हैं, इल हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, चेक लिस्ट चेक कर सकते हैं। और
और सर नियर मिस रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड सिकनेस या सिकनेस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अगर कोई मेंटेनेंस का काम हुआ होगा, ठीक है, यस सर। सेफ सिस्टम वर्क, सारी चीजें चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली जो चीज जो आप लोगों ने मिस किया दोनों ने, हमारा जो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है जिससे सारी सेफ्टी की कहानी शुरू होती है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? सर HSE पॉलिसी। HSE पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जहां से सारी कहानी शुरू होती है, कि वो बुनियाद डालती है। HSE पॉलिसी जो है, हेल्थ एंड सेफ्टी की जो हमारी पॉलिसी है, वो बुनियाद डालती है कि हमने किस तरह से सेफ्टी को फॉलो करना है। वो हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी होती है। तो सबसे पहले हम कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कंपनी की पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट देखेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यानी प्रोसीजर्स देखेंगे जो भी बने हैं काम करने के लिए वो सेफ हैं, परमिटिव वर्क सिस्टम, काम करने का तरीकेकार, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड और सिकनेस एब्सेंट रिकॉर्ड। ये तो रिकॉर्ड में जब भी बात आएंगी ये जुगाड़ू पॉइंट्स हैं। इनके अलावा और भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप ऑडिट में चेक करते हो, ऑडिट में तो आप फिर और भी रिकॉर्ड, सिक लीव्स के रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप जर्नल जो हमारे पास मेंटेनेंस होती है ऑडिट वगैरह की, ऑडिट का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। वो तो एक डिटेल आप एग्जामिनेशन कर सकते हो व्हेन यू आर डीलिंग विद द ऑडिट सेक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको सेकंड स्टेप जो एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन है उसमें मैंने बताया कि उसमें हमें पता लगता है कि दो बुनियादी वजूहात हैं हादसा होने के पीछे। एक है इमीडिएट कॉज जो कि अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती है। अनसेफ एक्ट होते हैं जो मैं गलतियां करता हूँ, यानी जो कि इंडिविजुअल गलतियां करता हूँ, और कंडीशंस ये होती हैं कि जो वहां पे आपको कहीं रास्ते में तार पड़ी हुई नजर आ गई, कहीं पे अचानक से रास्ते में ईंट या कुछ ब्लॉक नजर आ गया जिसकी वजह से हादसा पेश आता है, या हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, वहां पे कोई चीज पड़ी हुई है। तो इस तरह की जो कंडीशन साइट पे पाई जाती है वो होती है अनसेफ कंडीशन। ये काउंट होती है इमीडिएट कॉजेज में। लेकिन बुनियादी जो वजह होती है हादसे के पीछे, वो मैनेजमेंट सिस्टम का फेलियर होता है। ये अंडरलाइन ये रूट कॉजेज कहलाती है, ठीक है, ये असल वजूहात होती है, रीजन बिहाइंड द इमीडिएट केसेस। ऑफन फेलियर्स इन द मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, IATS को अगर याद करें, मैनेजमेंट अगर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन अपने वर्कर को नहीं प्रोवाइड करता। फिर हमने मेंटेनेंस का देखा था कि जितना भी इक्विपमेंट है उसको मेंटेन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की, मैनेजमेंट की। वो अगर नहीं करती, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट नहीं करती, रिस्क असेसमेंट नहीं बनवाती है, तो ऑब्वियसली ये सारे काम किसकी जिम्मेदारी थी? टॉप मैनेजमेंट की, कंपनी की जिम्मेदारी थी ये सारे काम करना। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करवा पाती है, इसका मतलब यह है कि देयर इज अ फ्लॉ इन द मैनेजमेंट सिस्टम। और यही बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से हादसा पेश आता है कि अगर एक अनट्रेन्ड ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है, आपने जहाँ पे पीपी पहनी थी वो पहनी नहीं है, बल्कि कंपनी ने दी नहीं है, तो आप कैसे पहनो? आपने इक्विपमेंट को मेंटेन, क्रेन को मेंटेनेंस करानी थी, आपने 7-8 महीने हो गया नहीं करवाई, हालांकि 6 महीने बाद लाजमी करवानी थी। तो ऑब्वियसली ये रूट कॉजेज बनती हैं किसी भी हादसे की, जब मैनेजमेंट फेलियर होता है। और ज्यादातर जिम्मेदारियां हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मैनेजमेंट की ही हैं, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास है, बजट उनके पास है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड सारा बनाना उन्होंने, इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास मैनेजमेंट की ही होती है इस चीज को मैनेज करना। इसके लिए एक क्वेश्चन इन्होंने बड़े मजे का दिया हुआ है कि एक वर्कर है जो लोड से टकराता है, ठीक है, और लोड किस पे पड़ा हुआ है? फोर्ड लिफ्ट के फोक्स पे, पैलेट पे पड़ा हुआ है, यानी जो दो डंडियां उसकी आगे निकली होती हैं फोर्ड लिफ्ट की, जैसे पिक्चर में बता रहे हैं, तो उस पे लोड पड़ा हुआ है। अब वो कहता है कि लोड ऑब्वियसली गिरा होगा वहां से, वैसे नॉर्मल हालात में तो गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गिरा है किसी वजह से। तो वो कह रहे हैं गिरने की इमीडिएट कॉजेज बताओ क्या है? इमीडिएट कॉजेज क्या होंगी? अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन। और उसके पीछे अंडरलाइन कॉजेज क्या होंगी, बुनियादी वजूहात क्या होंगी जिसकी वजह से हादसा पेश आया? तो जनाब बताएं, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेज एंड व्हाट कुड बी द अंडरलाइन कॉजेज? अनसेफ कंडीशन ये सर, अगर फोकलिफ्ट पे पड़ा, जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर था उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया या उसने वहां से उसको रिमूव नहीं किया खुद से, ये उसने क्या नहीं अनसेफ किया? एक्ट में आ गया। एक मिनट क्या नहीं रिमूव, किया? उसने वहां से वो लोड रिमूव नहीं किया, कम्युनिकेशन से कर लोड रिमूव नहीं किया। यानी कि आपने कहा ना कि लोड पड़ा हुआ है। लोड देखे ना, फोर्ड पे पड़ा हुआ है, एक पैसेंजर जा रहा था, वर्कर था, फोर्ड लिफ्ट भी वहां पे चल रही है। अब पहली तो ये होगा कि अब वहां से लोड गिरा ना, पैलेट गिरा है,
क्योंकि पैलेट से टक्कर हुई है ना वर्कर की, तो पैलेट उसका फोर्स से गिरा है। तो गिरा क्यों है? क्योंकि किसी ने उसको बांधा नहीं सही तरह से होगा, टाइट अप नहीं किया यार होगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर है उसको मस्ती चढ़ी हो, बार बार तेज गाड़ी चला रहा हो, तेज फोर्कलिफ्ट चला रहा हो। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो पैदल चलने वाला था वो भी अपने ध्यान में गुम है, उसने भी गौर नहीं किया, वो मोबाइल पे या किसी काम पे लगा हुआ है और उसने भी ध्यान नहीं किया कि ये तो पैदल चलने वाले का रास्ता ही नहीं है, ये तो आपका ट्रक का रास्ता है। ठीक है। इस तरह के हादसे तब पेश आते हैं जब आप बहुत ज्यादा क्लोज बना देते हो पेडिस्ट्रियन वॉकवे को और आपके जो व्हीकल वॉकवेज हैं। पेडिस्ट्रियन एग्जिट हमेशा सेपरेट होनी चाहिए, अलहदा होनी चाहिए या फॉर ऑफ होनी चाहिए फ्रॉम व्हीकल एग्जिट, ताकि कोई भी कोलिजन का खतरा ना हो। तो इंडिविजुअल में तो आपने देख लिया दो तरह की गलतियां हो सकती हैं, एक ड्राइवर की अनसेफ एक्ट हो सकता है कि वो तेज चला रहा था, या वर्कर का बहुत बेध्यानी में इनअटेंटिव था, वो जा रहा था वहां से। जबकि कंडीशंस की बात करो तो ये नजर आती है हमें कि हो सकता है फोर्ड लिफ्ट को सही तरह जो पैलेट्स हैं वो उनको बांधा ने सही तरह गया हो, या फोर्ड लिफ्ट को बहुत ज्यादा क्लोज आपने खड़ा किया हो या लेके जा रहे हो पेडिस्ट्रियन रूट से। ठीक है। रूट कॉजेज क्या होंगे? मैनेजमेंट के क्या क्या काम है यहाँ पे करने वाले जो हो सकता है उन्होंने ना किया और जिस वजह से हादसा पेश आया? सर मैनेजमेंट ने उस जो वर्कर है उसको ट्रेनिंग नहीं दी होगी। ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं दी, जो ड्राइवर हो सकता है उसकी ट्रेनिंग ना हुई हो। जी सर, और जो हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई होगी। मेंटेनेंस, बिल्कुल ये भी हो सकता है, इक्विपमेंट प्रॉपर तो मेंटेनेंस के अनट्रेन साथ वर्कर भी उसको हो सकते हैं सर। उसकी ब्रेक ना प्रॉपर लगी सुपरविजन भी नहीं। सुपरविजन हो सकता है, लैक ऑफ सुपरविजन हो, गाइड करने वाला कोई ना हो। और गुड, अच्छे पॉइंट बताए सबने। हो सकता है ड्राइवर की ट्रेनिंग हुई हो लेकिन 2-2.5 साल पहले हुई हो, उसके बाद ट्रेनिंग ना हुई हो, इंडक्शन के टाइम पे ट्रेनिंग हुई हो। ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग का, तो हो सकता है उसकी कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग ना हुई हो। ठीक है। यानी जिसमें उसको वो सारी चीजें रिवाइज करवानी थी वो ना हुई हो, वो लैग कर रही हो। और सेग्रीगेशन का एक उसमें मसला हो सकता है कि पेडिस्ट्रियन वॉकवेज और व्हीकल वॉकवेज हो सकता है वो सेपरेट ना हो, एक ही रूट पे पैदल चलने वाले भी चल रहे हो और व्हीकल्स भी चल रही हो, या अगर सेपरेट हो भी तो बड़ा क्लोज बने हो उनके एग्जिट जहाँ पे टकराव के चांसेस बनते हैं। तो सेग्रीगेशन भी किसने करवानी है? मैनेजमेंट ने करवानी। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो जी ये सर। समझ आ गया कि अंडरलाइन कॉजेज या रूट कॉजेज को इमीडिएट कॉजेज से सेपरेट आउट किस तरह करना है? कोई या कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं सर। ठीक है। इमीडिएट कॉजेज जो होती हैं वो अनसेफ एक्ट्स होते हैं, यानी वहां पे लोगों इंडिविजुअल की मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनके बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर से रिलेटेड इशू है इंडिविजुअल के, और कंडीशन जो वहां पे क्रिएट हुई होंगी जिसकी वजह से हादसा पेश आया होगा। नॉर्मली ज्यादातर जो भी अनसेफ कंडीशंस होती हैं वो अनसेफ एक्ट की वजह से ही होती हैं। अगर आप गौर करें तो ये बांधने वाले की गलती है ना, अगर बांधा नहीं सही जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई है। ठीक है। तो आप देखें अनसेफ कंडीशन भी जो है वो अनसेफ एक्ट की वजह से ही क्रिएट हुई। ठीक। तो और अगर पार्किंग एक पॉइंट यूं आ सकता है कि आपने बहुत क्लोज इसको पार्क किया हुआ था या बहुत क्लोज लेके जा रहे थे पेडिस्ट्रियन पाथवे से एग्जिट से, तो वो भी जो कंडीशन क्रिएट हुई है वो अनसेफ एक्ट की वजह से ही क्रिएट हुई है। ऐसा है कि नहीं है? तो अगर आप गौर करोगे सर तो अनसेफ एक्ट्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से नॉर्मली अनसेफ कंडीशंस क्रिएट होती हैं। और हमने देखा अंडरलाइंग और रूट कॉज जो है वो मैनेजमेंट फेलियर है, या मैनेजमेंट की जो जो जिम्मेदारी है हमने देखा मेंटेनेंस कराना, ट्रेनिंग कराना, IATS इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन प्रोवाइड करना, ये अगर मैनेजमेंट नहीं कराती है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का फॉल्ट है। अब अगर फोर्ड लिफ्ट का एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे दो वजूहत होती हैं पॉसिबल, या तो इमीडिएट कॉजेज है उसकी, या अंडरलाइन कॉजेज है, रूट कॉजेज जिन्हें कहते हैं। ठीक है। ये देख लें एक दफा से तसल्ली से जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए आप लोगों को।
सही, ये अभी हमने सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कशन किए इनके हवाले से। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जो हमने देखा था कि हमने एनालाइज इंफॉर्मेशन करनी है और ड्रा कंक्लूजन करनी है, जिसमें हमने देखा कि एनालाइज हमने क्या किया कि इमीडिएट कॉज होती है और रूट कॉजेज होती हैं, और इमीडिएट कॉज हमने देखा अनसेफ एक्ट्स अनसेफ कंडीशन है, और रूट कॉज जबकि मैनेजमेंट सिस्टम के फेलियर है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल। तो सूटेबल कंट्रोल मेजर्स हम देखेंगे कि अगर इमीडिएट कॉजेज के लिए क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं, रूट कॉजेज के लिए क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं। ऑब्वियसली इमीडिएट कॉजेज आसान होती हैं। इमीडिएट कॉजेज क्या होंगी कि अनसेफ एक्ट्स हैं, लोगों को समझाना है, सुपरविजन करनी है लोगों के, जिस तरह के अगर कहीं मिसिंग गार्ड है तो वहाँ पे गार्ड रिप्लेस कर लेंगे, अगर कोई ट्रेलिंग केबल कहीं पड़ी हुई है तो उस ट्रेलिंग केबल को रास्ते से हटा देंगे, कहीं पे कोई पानी गिरा हुआ, ऑयल गिरा हुआ, स्पिल गिरी हुई है तो उसको क्लीन कर देंगे। लेकिन जो रूट कॉजेज होती हैं वो बुनियादी वजूहात होती हैं, वो डिफिकल्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये है मैनेजमेंट सिस्टम का मसला, और जब आपने सिस्टम करना होता है चेंज, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, हेक्टिक प्रोसेस भी है, ठीक है, पैसा भी उसमें लगेगा, क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट की वजूहात होती हैं, बड़ी वजूहात, वो रूट कॉजेज ही होती है कि मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट ने वहाँ पे बजट एलोकेशन नहीं की होती, या सिस्टम को इस तरह बनाया नहीं होता कि जिसकी वजह से ये वाले इश्यूज एड्रेस हो सके। वंस आपको पता लग जाता है कि इमीडिएट कॉजेज को रोकने के लिए या रूट कॉजेज के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, सूटेबल कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, फिर लास्ट स्टेप आपके पास आता है कि अब आपने बताना है कि ये जो आपने हादसा इन्वेस्टिगेट किया है, गैदर किया, इंफॉर्मेशन एनालाइज की है, इसके लिए आपके पास क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, आपके पास क्या रेमेडियल एक्शन है। चौथा स्टेप हमारा था प्लान द रेमेडियल एक्शन। उनमें हम क्या बताएंगे कि जो डेंजरस ऑकरेंस कंडीशन है, ऑब्वियसली जो ऐसी कंडीशन है जो जिससे जान चल जा सकती है या प्लांट इक्विपमेंट को बड़ा डैमेज हो सकता है, तो उनको तो हमने अर्जेंट बुनियादों पे डील करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा और आपने काम अभी शुरू करना है, तो उसमें हम इंटरम कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं। इंटरम कंट्रोल एक्शन का मतलब ये होता है ये वक्ती तौर पे काम आएंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए हो सकता है। पीपीज आप इस तरह की पहन लो कि जिसकी वजह से हादसा एक हद तक कंट्रोल हो सके, लेकिन ये इंटरम कंट्रोल लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल है, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद मैनेजमेंट सिस्टम को एड्रेस करना होगा, यानी अंडर कॉजेज को, तो इन पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी लगेगा, और इससे हमारा काम भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। काम में भी उस तरह रवानी नहीं आएगी जब तक हम रेमेडियल एक्शन कर रहे होंगे, मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज कर रहे होंगे। तो हमने जो फॉलो अप देना है, यानी ये जो हमने सारे इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसका रेमेडियल एक्शन या उसका बुनियादी जो इंडियन रिजल्ट आप ना दे सको कि क्या करना चाहिए हमें। तो हम जो भी हम ऑब्जर्व किया हमने, उसका हम रिकमेंडेड एक्शन देखते हैं। जैसे इधर हम अगर फोर्कलिफ्ट वाली एग्जांपल को ध्यान में रखें तो उन्होंने क्या कहा है, इंट्रोड्यूस इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स, यानी जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग करो। प्रायोरिटी उन्होंने दी है इसकी मीडियम, टाइम स्केल दी है 1 मंथ का, यानी 1 मंथ में आप ये काम कर लो, और आपका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन होगा, वेयर हाउस का मैनेजर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरी आपने कहानी बना के बताई है। इस तरह के और भी जो आप एक्शन ऑब्जर्व करोगे उसके हवाले से भी आप प्रायोरिटी हाई या लो सेट करके, टाइम स्केल सेट करके रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी बताओगे। ये इसलिए जरूरी होता है कि आपने किसी को जिम्मेदार ठहराना होता है और कल को उससे पूछ सकते हो। अगर आप ओपन इश्यू छोड़ दोगे कि कोई भी कर ले तो वो कभी भी इश्यू एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। ओपन तो अगर घर में एक घंटी भी आपके बज गई हो ना, तो वो अगर आप किसी को कहो ना तो कोई भी नहीं खोलता। तो यानी जिम्मेदारी ठहराना जरूरी है, हर काम पता होना चाहिए किसकी जिम्मेदारी है, ताकि वो बंदा उसको पता हो कि यार ये काम मैंने एड्रेस करना है और उससे कल को पूछगछ भी हो सके, ठीक। तो एक पूरा तरीकेकार है। आपने गेप को अगर मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को हमने पहले क्या किया, गैदर किया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया 3 तरीके से गैदर हो सकती है। आपने विटनेस को आइडेंटिफाई करना और उसका इंटरव्यू लेना है, आपने एग्जामिनेशन करनी है डॉक्यूमेंटेशन की, जो हमने देखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करते हैं, और हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या कॉम्पिटेंसी की लेवल की बेस पे भी कर सकते हैं। फिर हम एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ड्रा कंक्लूजन करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारे पास इमीडिएट या रूट कॉजेज, 2 कॉजेज हो सकती हैं। इमीडिएट कॉजेज जो है वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस हैं, जबकि रूट कॉजेज जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम के फेलियर की वजह से। फिर हम अपने सूटेबल कंट्रोल मेजर्स देखेंगे कि हम
कि कौन से कंट्रोल मीजर्स हमारे पास लगे हुए हैं जब ये हादसा पेश आया था, ताकि हम जब रेमेडियल एक्शन अपने प्लान करें तो वो उसको कंसिडर करके हम प्लान करें। रेमेडियल एक्शन में हमने प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटीज टाइम स्केल सेट करके बंदा रिस्पॉन्सिबल जो होगा उसको बता के हमने रेमेडियल एक्शन प्लान किया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आपने हवा में नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो हादसा है, हादसे की सूरत में कुछ अथॉरिटीज हैं जिनको रिपोर्ट करना लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि उनके स्टेक्स होते हैं, उनका नफा नुकसान, जैसे मैंने बात बताई थी, नफा नुकसान जुड़ा होता है कंपनी के साथ। वो इंटरनली भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नली भी हो सकते हैं जैसे कि आपकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है, पुलिस है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका कंपनी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर कोई हादसा पेश आता है तो हमने इन लोगों को बताना है, जो भी इंटरनल लोग हैं या एक्सटर्नल लोग हैं जो हादसे में जिनका स्टेक जुड़ा हुआ है, जिनका नफा नुकसान हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। रिपोर्टिंग तो ये है कि आपने रेलेवेंट लोगों को रिपोर्ट करना है। रिकॉर्डिंग कहते हैं कि आपने जो जो भी बातें हमने की हैं, जैसे ये हमने पूरा प्लान बनाया था, तो इसको हमने जुबानी कलामी नहीं किया, इसको हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, इसको हमने राइट किया है। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर लिखा है यहाँ पे, 1 मंथ है, मीडियम है, या क्या टाइम स्केल है। तो इसका मतलब है हमने प्रायोरिटी सेट करके पूरा एक रिकमेंडेड एक्शन दिया है, रिकॉर्ड किया उसको, जुबानी कलामी कोई बात नहीं की। तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट, हमने डॉक्यूमेंट करना उस इवेंट को कि इवेंट पेश आया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बड़ा आसान इसका आंसर है कि what sort of things are likely to predict good accident and near miss recording? आपके ख्याल में क्या क्या ऐसे काम हो सकते हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अच्छी एक्सीडेंट या नियर मिस रिपोर्टिंग नहीं होती, या लोग रिपोर्ट करना एक्सीडेंट या नियर मिस को जरूरी नहीं समझते? तो क्या क्या ऐसी वजूहात होंगी? आप डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी सोच सकते हो, आप इंडिविजुअल वाइज भी सोच सकते हो। तो मुझे आपने बताना ये है कि किस वजह से एक्सीडेंट या नियर मिस रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती ये ट्रेनिंग सही नहीं दी उनको कि आपने इसको क्या कैसे नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता ट्रेनिंग वगैरह में, यानी उनको बताया नहीं जाता इन चीजों का, उनको इस कॉन्फिडेंस नहीं पॉइंट को दिया मैं ऐसे लूंगा कि वर्कर अनअवेयर है, ट्रेंड नहीं है सिस्टम के हवाले से, जी जी उनको जी सिस्टम के ट्रेनिंग हवाले से सर पता नहीं है, दे आर नॉट ट्रेंड। और वर्कर का खुद का सर बिहेवियर भी होता है, ट्रेनिंग दे दी जाती है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं होता, यानी कि वर्कर कैसे। वही सर बात है, अपने आप नेगेटिव को फन्ने खान समझते हैं। जी जी इसको कहते हैं एपैथी, APATHY। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, रिपोर्टिंग में। वो एटीट्यूड क्या है, ठीक है हादसा होता रहे, हमारे कोई कंसर्न नहीं, हमने क्यों अपना टाइम जाया करना है रिपोर्टिंग में। तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं सर होता। और सर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो नेगेटिव होगा, इसलिए भी वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव हो सकता है, वो डरता है कि ब्लेम कल्चर ना हो, मैं अगर बताता हूँ हादसे को, कंप्लेन करता हूँ जाके या रिपोर्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर ही ना इल्जाम लग जाए। तो ये डर भी होता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में। गुड। और दूसरा सर ये कि मैनेजमेंट जो होती है वो कमिटेड नहीं होती, तो वर्कर समझता है अगर मैं बता भी दूं, रिपोर्ट कर भी दूं, तो उन्होंने क्या करना है। आप बेसिकली तो उससे पहले भी रिपोर्टिंग की होती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता, तो उनको यही होता है कि इसका कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी करने की, रिपोर्ट करने की। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप पहली चीज है, और मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप जो सबसे प्रोमिनेंटली शो होती है वो कहाँ से शो होती है? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी से। अगर आपकी पॉलिसी में ये रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग वाली बात उसने हाईलाइट नहीं की, अनक्लियर है, यानी आपकी पॉलिसी जो है रिपोर्टिंग के हवाले से अनक्लियर है कि वो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो फिर चीजें इम्पैक्ट भी करती हैं नीचे। आप एक होता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम होना लेकिन बहुत डिफिकल्ट होना, कॉम्प्लिकेटेड होना। एक होता है कि सिरे से ही आपका कोई रिपोर्टिंग सिस्टम है ही नहीं है। ठीक है, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम वाला कल्चर ही नहीं है, वो आपने रिपोर्टिंग सिस्टम कोई बनाया ही नहीं है। तो ये भी रीजन हो सकता है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हैं, या ऐसे हैं या कंपनी ने बनाए नहीं है रिपोर्टिंग प्रोसीजर, और बने हुए हैं तो उनमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लोग पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं यार क्या टाइम जाया करना।
है, तो बेसिकली ये रीजंस हैं जो किसी भी जगह पे रिपोर्टिंग को हिंडर करती हैं और बड़ी बेसिक सी कॉमन सी रीजन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से लेकर लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर्स तक अगर आप पढ़ो तो यही सारी रीजंस है जो अभी हमने देखी थी, एक दफा गो थ्रू भी करने हैं। सही है भाइयों? जी सर। चलें आज के लिए फिर इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 को क्लोज कर देंगे, उम्मीद है। ठीक, तो सर जी 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 ये अभी हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ के गए थे इंस्पेक्शन वाला ना, चेकलिस्ट वाला। हाँ तो हर चेकलिस्ट के ऊपर सर एक एलिमेंट लिखा होता है, मतलब मुख्तलिफ चेकलिस्ट के ऊपर मुख्तलिफ एलिमेंट नंबर लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अभी मेरे पास डेली इंस्पेक्शन की टेस्टनर या कूलर की है तो उसके ऊपर लिखा है एलिमेंट 2.9। अभी व्हीकल की आएगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो सर ये थोड़ा समझा दें, ये मतलब क्या चीज है यार? ये देखिए, अगर आप अरामको में काम करते हैं तो अरामको का ना एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। उनका एक पूरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है, CSM जिसे कहते हैं, नाम सुना है CSM का? ये सर? ठीक है, तो ये जो 2.9 लिखा होता है ये इसकी कोई ऐसे लीगल कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम पूरे प्रोसीजर बनाए हुए हैं कि अगर ये काम होगा तो इसमें इस तरह की चेकलिस्ट यूज होगी, और अगर ये काम होगा तो उसमें इस तरह की चेकलिस्ट यूज होगी। समझ रहे हो? जब हम बात करते हैं ना कि प्रोसीजर पहले से डेवलप होना, तो उनके वो प्रोसीजर डेवलप हुए होंगे जिसको वो फॉलो करते हो, तो उसकी ऐसा कोई आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कोई अहमियत नहीं है। हाँ, कंपनी टू कंपनी ये जरूर होता है कि वो अपने प्रोसीजर्स पहले से क्लियर रखती हैं, तो इट माइट बी द पार्ट ऑफ देयर प्रोसीजर्स के 2.9 जो आप बता रहे हो पॉइंट है वो इस तरह का अगर चेकलिस्ट होगी तो हम उसमें ये वाली चेकलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक होगा सर। चले ठीक है, फिर आज क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से क्लोज करें। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।